बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद जुनैद अलीम। नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो अहम खबरें हैं उसके अंदर ज़्यादातर फाइटर जेट से जुड़ी खबरें हैं और पाकिस्तान कुछ नए जेट एंड सी तैयारे ख़रीदने जा रहा है। इसी तरह से इंडिया के अंदर भी ख़रीदारी का सिलसिला शुरू है। 450 के करीब वो अपने जो फाइटर जेट्स हैं उसमें इजाफा करने जा रहा है, क्योंकि अभी तक की जो तादाद है उसमें पाकिस्तान को सबकत हासिल है। और मिक्स को ग्राउंड करने के बाद, जिसको फ्लाइंग कॉफिन का खिताब दिया जा चुका है, अपनी नाकाम कारकर्दगी या यूँ कह लीजिए कि भारत के नाकाम लड़ाका पायलट्स के बदौलत उसे ये टाइटल दिया गया। अब कुछ इंडक्शन की जा रही है मज़ीद तैयारों की भी, और साथ में 62,000 करोड़ का जो मनसूबा है, जो ग्रांट मंजूर हुई है, इसके अपने एयर डिफेंस सिस्टम को और दीगर जो हथियार हैं उसकी खरीदारी को यकीनी बनाएंगे। इससे जुड़ी कुछ अहम खबरें हैं, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं। साथ में ये खबर सामने आई है कि आज़रबाईजान की तरफ से अब पाकिस्तान की शागिर्दी इख्तियार करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान की एयर फोर्स से वो सीखना चाहते हैं कि आखिर आपने किस तरह से अपने से कई गुना बड़ी एयर फोर्स को जिसको कहते हैं सबक सिखाया है, और वो ऐसी तारीख़ छितरौल की है जिसकी मिसालें आज तक दी जा रही हैं कई महीने गुजरने के बावजूद भी। तो अब इससे जुड़ी कुछ खबरें, और साथ में वो मोदी सरकार जो कि धोखेधड़ी से और जाली वोटों के जरिए आई है, उसके खिलाफ अब अपोजिशन ने कमर कस ली है और कुछ फैसलाकुन इकदाम करने जा रही है मुत्तहिदा अपोजिशन। वो क्या इकदाम हैं ये आपको बताएंगे, और साथ में ये भी आपको खबर देंगे कि कुछ मुतनाज़ बिल लेकर आए जा रहे हैं अपोजिशन के, यूँ कह लीजिए कि ऐसे हुक्मरानों के खिलाफ जो कि हजम नहीं हो रहे भाजपा सरकार को। वो क्या बिल हैं और उसके खिलाफ अपोजिशन की हिकमत अमली क्या है, क्या उनके रिमार्क सामने आ रहे हैं, ये आपको बताएंगे। और आखिर में आपको खबर देंगे कि ज़ेलेंस्की की तरफ से उस ऑफर को ठुकराया गया है कि जो सदर पुतिन की तरफ से दी गई थी कि आइए आके मॉस्को में बैठिए, हम आपको होस्ट करने के लिए तैयार हैं, बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसके लिए आपको आना पड़ेगा। तो इस ऑफर को ज़ेलेंस्की की तरफ से, यूक्रेनी सदर की तरफ से मुस्तरद कर दिया गया है। क्या एतराज़ात हैं उनको, ये आपके साथ शेयर करते हैं। तो एक एक करके तमाम खबरें सामने रखते हैं आपके नाज़रीन। पहली खबर यह है कि जेट एंड सी की जंगी अफादियत को देखते हुए अब पाक फ़िज़ाया ने बड़ा फैसला किया कि इसकी तादाद में मज़ीद इजाफा किया जाए। जो आगाज़ हुआ था पहले ऑर्डर से, वो लगभग 36 तैयारे पाकिस्तान के पास मौजूद थे, और इसको बढ़ाकर कहा जा रहा है कि जी लगभग 60 तक इसकी तादाद ले जाई जाएगी। लेकिन अगर इसका बैकग्राउंड देखा जाए तो इसका जो इजाफा होता है नाज़रीन, वो एक स्क्वाड्रन, 2 स्क्वाड्रन या 3 स्क्वाड्रन की सूरत में, तो और एक स्क्वाड्रन में 18 से 20 तैयारे होते हैं। तो अगर ये तादाद बढ़ाई जाती है तो फिर ये तादाद 60 तक नहीं बढ़ाई जाएगी, बल्कि इसमें या तो 54 या फिर 72 की तादाद में इजाफा होगा। 2 या 3 स्क्वाड्रन मजीद बढ़ाए जाएंगे। इसी तरह से अगर इसके मुकाबले में इंडिया की कैपेबिलिटी की बात की जाए तो पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत इसलिए पेश आ रही है कि इंडियन एयरफोर्स के पास जो मौजूदा स्क्वाड्रन है वो स्ट्रेंथ पाकिस्तान एयरफोर्स की तकरीबन बराबर पहुंच चुकी है, और 114 नए तैयारों का ऑर्डर जल्द दिए जाने का इम्कान भी है। जबकि भारत Su-30 MKI तैयारों को भी जदीद अपग्रेडेशन उस पर काम का आगाज़ कर चुका है, और साथ ही इसमें 5 से 10 साल भी लग सकते हैं, लेकिन ये सब ज़रूर होगा। लिहाजा पाकिस्तान एयरफोर्स को अभी से इसकी तैयारी करनी होगी, जिसका आगाज़ हो चुका है, क्योंकि भारत जो है उसके अंदर असला ख़रीदने की जो हवस है और साथ में जंगी जुनून है वो थमने का नाम नहीं ले रहा। तो पाकिस्तान के पास फिर और कोई ऑप्शन रह नहीं जाती। वो क्या इकदाम हैं जिसकी वजह से जेट एंड सी को न सिर्फ बढ़ाया जा रहा है, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की तादाद में इजाफा किया जा रहा है, इसके साथ साथ J-35 जो कि हमारे सोर्सेज ये पहले ही कंफर्म कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान को उसका पहली जो खेप है वो हैंड ओवर की जा चुकी है, लेकिन मुख्तलिफ रीजंस की वजह से, मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, सिक्योरिटी रीजन उसके अंदर सबसे ज़्यादा हैं और सीक्रेसी प्राइवेसी उसके अंदर सबसे मेन मैटर है, जिसकी वजह से 14 अगस्त पे उसे मंजर-ए-आम पर नहीं लाया गया। लेकिन पाकिस्तान को अपनी जो फाइटर जेट्स हैं उसकी तादाद में, उसकी स्ट्रेंथ में बहरहाल इजाफा करना होगा, क्योंकि पाकिस्तान के दिफा को यकीनी बनाने के लिए एयर फोर्स जो है वो अहम एक डिपार्टमेंट है, शोबा है, जिसके अंदर पाकिस्तान को वाज़े बरतरी हासिल है। पाकिस्तान के अंदर MM आलम का वो रिकॉर्ड हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड, जिसको आज तक दुनिया में कोई फाइटर पायलट तोड़ नहीं सका, उस लेगेसी को पाकिस्तान एयरफोर्स आज तक संभाले हुए है और आगे बढ़ा रही है, और इंशाल्लाह ये रहती दुनिया तक कायम रहेगी। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन, और भारत के जंगी जुनून की तरफ आते हैं, और साथ में इससे पहले कि भारत के जंगी जुनून की तरफ आएँ, आज़रबाईजान की तरफ से जिस दिलचस्पी का इज़हार किया गया है, जो हालिया मशक़ें हो रही हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के ज़ेरे साया, उससे मुतल्लिक़ आपको ख़बर दे देते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स से सीखने में दिलचस्पी का इज़हार किया है आज़रबाईजान ने, और साथ में
जिसमें वो चाहते हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स से वो कुछ ऐसे गुर सीखें जो कि दुनिया में शायद कोई और एयरफोर्स उन्हें ना सिखा पाए। आज़रबाईजान ने मल्टी डोमेन वॉरफेयर के हवाले से पाक फ़िज़ा की मुकम्मल हिकमत अमली सीखने की ख्वाहिश जाहिर कर दी है, खबर ये आ रही है। और आज़रबाईजान के आला सतही वफ़द ने पाकिस्तान के एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और वफ़द की क़यादत नायब वज़ीर और DG दिफा ईगल गुरबानोव कर रहे थे। आज़री वफ़द ने सरबराह पाक फ़िज़ा एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी की उम्र पर गुफ्तगू तो हुई है जो कि अमूमी तौर पर होती है। और इस मौके पर एयर चीफ ने पाक फ़िज़ा के जारी मनसूबों, ऑपरेशनल ढांचे, अपने अहदाफ और मुस्तकबिल की जंगी ज़रूरियात पर मबनी मनसूबों से उन्हें आगाह भी किया है। साथ में जो पेशा वाराना सलाहियत है एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज़ के मैदान में तरक्की के ज़रिए जो गैर मामूली कामयाबियाँ हैं उसको सराहा भी गया। और वफ़द ने मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में ताउन के लिए आज़रबाईजान की शदीद ख्वाहिश का इज़हार किया और कहा कि पाक फ़िज़ा का भरपूर ऑपरेशनल तजुर्बा आज़रबाईजान के लिए एक कीमती मॉडल है और साथ ही आज़रबाईजान मल्टी डोमेन वॉरफेयर के हवाले से पाक फ़िज़ा की मुकम्मल हिकमत अमली सीखने का ख्वाह है। तो अब ये ट्रेनिंग हो रही है, ये विजुअल्स आप देख सकते हैं। पहली तरबेती प्रवास जो थी वो मशाक तैयारों के ऊपर की गई है, उसके बाद इस सिलसिले को ग्रेजुअली आगे बढ़ाया जाएगा, जिसमें पाक फ़िज़ा की जो जदीदियत है, पेशा वाराना तरक्की है, उसमें नुमाया इजाफा किया जाएगा पाकिस्तान एयरफोर्स की तरफ से। तो ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान जो है वो खुले दिल से वेलकम करता है अपने दोस्तों को, और जो सीखना चाहता है पाकिस्तान की एयरफोर्स से, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत हासिल करना चाहता है, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत के ज़रिए अपनी सलाहियतों को बेहतर करना चाहता है, उसको हम वेलकम करते हैं। अगली खबर की तरफ आते नाज़रीन, पाकिस्तान से राफेल गिरवाने के बाद भारतीय फ़िज़ायर तकरीबन 450 नए लड़ाका तैयारे हासिल करने की तैयारी कर ली है। खबर क्या सामने आ रही है वो भी सुन लीजिए। खबर ये तकरीबन 31 स्क्वाड्रन है इस वक्त भारतीय फ़िज़ायर के पास। हर स्क्वाड्रन में 18 से 20 तैयारे शामिल हैं, मजमूई तादाद 522 बनती है। लेकिन अब खबर जो आ रही है अक्टूबर 2025 तक ये तादाद जो है घटकर 29 स्क्वाड्रन तक रहने का इम्कान है, जिससे पाकिस्तान के 25 स्क्वाड्रन के करीब इसका जो बेड़ा है वो रह जाएगा और चीन के 66 स्क्वाड्रन से काफ़ी पीछे हो जाएगा। तो अब ये उनको खौफ खाया जा रहा है कि पाकिस्तान से, चाइना से, दोनों से इनकी स्ट्रेंथ कम होने जा रही है, तो इसको किसी तरीके बढ़ाया जाए। तो 450 नए लड़ाका तैयारी हासिल करने का ये इरादा रखते हैं। और साथ में ये जो वसी मंसूबा है भारतीय फ़िज़ाई के लिए ख़िते में फ़िज़ाई बरतरी बरकरार रखने के लिए अहम होगा, अदरवाइज़ इनकी जो प्रेजेंस है वो बहुत ख़तरे में पड़ जाएगी। साथ में जो एक और ख़बर है, असला साजी के मैदान में जो एक हवस है इंडियन गवर्नमेंट की या मोदी सरकार की, उसका अंदाज़ा आप लगाइए कि 62 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी गई है मुल्क की दिफा को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए इंडिया की तरफ से। और साथ में फ़िज़ा के लिए मज़ीद 97 LCA मार्क के जो लड़ाका तैयारे हैं ये भी इसके अंदर शामिल हैं। हतमी मंजूरी आला सतह इजलास में दी जाएगी और ये दे दी गई है बल्कि। और साथ में हतमी मंजूरी के बाद इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि हॉल के लिए पैदावार शुरू करने का रास्ता अब हमवार हो गया है। वहाँ पर प्रोडक्शन को तेज़ी से शुरू किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द अपनी जो स्ट्रेटजी है उसे मौसर किया जा सके और जो पिछला शिकस्त का दाग है उसे किस तरीके से ये धो सकें, क्योंकि आयरोस जो इनकी मिस एडवेंचर्स हैं उसका सिलसिला तो जारी है, मशकें भी करते रहते हैं, वो भी हम आपको बताते रहते हैं। तो अब ये छेड़छाड़ के लिए मज़ीद साजो सामान और असला ख़रीदने के लिए इस कदर बड़े पैमाने पर इन्होंने मंजूरी दे दी है। अगली खबर है मोदी सरकार के लिए बहुत ही परेशानी वाली, और वो खबर यह है कि राहुल गांधी ने मोदी का जाली मैंडेट और इलेक्शन कमीशन का गठजोड़ जो है उसे मुकम्मल तौर पे कर दिया है बेनकाब। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुतहदा अपोजिशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान बीजेपी ने उनका यह कहना था कि अवाम के वोटों पर जो डाका डाला है, जबकि इलेक्शन कमीशन महज एक सियासी हथियार बनकर आ गया। वो कहने कि इसको इलेक्शन कमीशन को पूरी तरह से हाईजैक कर लिया मौजूदा गवर्नमेंट ने और बीजेपी सरकार ने। साथ में उन्होंने कहा कि जो इलेक्शन कमीशन है उसकी तरफ से इकदाम बहुत ही अफसोसनाक हैं। बीजेपी के हुकूमत जाली वोटों के सहारे कायम की गई है। राहुल गांधी का इस मौके पर यह कहना था कि हमसे हल्फ नामे मांगने के बजाय इलेक्शन कमीशन खुद कौम को जवाब दे। साथ में समाजवादी पार्टी के जो कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातें थीं, उनका कहना था कि कई रियासतों में वोटर लिस्टों में संगीन बेज़ाब्तियाँ की गई हैं और यहाँ तक कि मुर्दा अफराद जो हैं उनके नाम भी वोटर लिस्टों में शामिल किए गए हैं, जाली ठप्पे लगवाए गए हैं और लाखों जाली वोटों के साथ ये मौजूदा हुकूमत बनाई गई है। और मामला यहाँ पर रुकता नहीं है, जो मुतनाज़े बिल लेकर आए जा रहे हैं उसके ऊपर भी अपोजिशन शदीद एहतजाज कर रही है। ख़ासतौर पर जो कांग्रेस की राज्यसभा के रुकन हैं और सीनियर वकील हैं अभिषेक मनु संघोगरी, उन्होंने कहा कि इस बिल पर शदीद तनकीद करते हुए कि क्या भयानक चक्कर है, गिरफ्तारी के लिए कोई रहनुमा असूल नहीं है, अपोजिशन लीडरों को निशाना बनाया जा रहा है और नए बिल के तहत महज गिरफ्तारी होते ही वज़ीर आला को हटा दिया जाएगा, यानी कि अरविंद केजरीवाल को और
जो दीगर रहनुमा हैं उन्हें टारगेट करने के लिए, उन्हें निशाना बनाने के लिए ये मुतनाज़ बिल लेकर आया गया है। और साथ में कहा है कि अपोजिशन को गैर मुस्तहकम करने का सबसे आसान हथियार है हुक्मरान जमात के वज़ीर आला पर कभी हाथ नहीं डाला जाता। वो काले कवानीन करते हैं, वो कवानीन को तोड़ते हैं और वो जो आइन है उसकी धज्जियां उड़ाते हैं। इसके बावजूद वो कहते हैं कि बीजेपी के किसी वज़ीर आला को या किसी वज़ीर को ना तो हाथ लगाया जाता है और ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में लाई जाती है। बुनियादी तौर पर ये जो बिल है ये दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के मामले के पस मंज़र में शामिल किया गया, पेश किया गया, जिन्होंने मुबैना शराब स्कीम केस में ईडी और सीबीआई के हिरासत के बावजूद तकरीबन 6 माह तक इस्तीफा नहीं दिया था। और इसी तरह तमिलनाडु के वज़ीर संथल बालाजी की मिसाल भी पेश की गई, जो गिरफ्तारी के बावजूद काबीना का हिस्सा रहे हैं। तो अब ये जो बिल है, अगर कोई चीफ मिनिस्टर 30 दिन तक हिरासत में रहता है या ऐसा जुर्म करता है जिसकी सज़ा 5 साल या इससे ज़्यादा हो सकती है, तो इसे 31वें दिन इस्तीफ़ा देना होगा। बसूरत दीगर उसका ओहदा खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा और यही शक वज़ीर आज़म के लिए भी लागू होगी। लेकिन ये सिर्फ अपोजिशन के ऊपर लागू होता है, बीजेपी या भाजपा सरकार के ऊपर इसका अमल दरामद नहीं होता। जिसके अंदर बुनियादी तौर पर वज़ीर दाखिला अमित शाह इसको पेश करने जा रहे हैं। 130वीं आइनी तरमीम इसके अंदर शामिल है। इस बिल के तहत आइन के आर्टिकल 239AA में नई शिक 5A का इजाफा भी किया गया है, 5A का इजाफा किया गया ताकि ऐसे वज़ीर आला या वज़ीर को हटाया जा सके जो किसी जुर्म के इल्ज़ाम में मुसलसल 30 दिन तक हिरासत में रहें। और आज इसको पेश किया जाएगा। बुनियादी तौर पे ये 3 नए कार्य बिल हैं जिन्हें पेश किया जा रहा है। 3 अहम बिल पेश किए जा रहे हैं जिसका मकसद उन मुंतखब नुमाइंदों, वज़ीर आज़म, चीफ मिनिस्टर और वज़ीर आला को हटाने का कानूनी तरीका वज़ा करना है जो संगीन फौजदारी मुकदमात में गिरफ्तार हों या हिरासत में लिए गए हों। तो ये अब इस पर अपोजिशन जो है वो यकजान है, यक आवाज़ है। वो कह रहे हैं कि ये काला कानून हम इसे मुस्तरद करते हैं और इसे मंजूर नहीं होने देंगे। देखते हैं कि कौन इसमें कामयाब होता है। बहरहाल अभी तक जिस तरह से पूरे सिस्टम को बीजेपी हाईजैक कर चुकी है, लगता नहीं है कि अपोजिशन की दाल गलने वाली है, वो इसको रोक पाएंगे। आखिर में बात कर लेते हैं ज़ेलेंस्की की। यूक्रेन जंग के खात्मे की कोशिशें, ज़ेलेंस्की ने मॉस्को में मुलाकात के प्यूतन की जो ऑफर थी उसे मुस्तरद कर दिया है। खबर क्या आई है जी, मंगल को फ्रांस 24 ने एक सिफाती जरिए के हवाले से कहा था कि अमेरिकी समिट में मौजूद यूरोपीय रहनुमाओं ने ट्रंप को बताया कि रूस की जानिब से ज़ेलेंस्की को मॉस्को में बातचीत की दावत अच्छा ख्याल नहीं लगता। और वही हुआ है कि ज़ेलेंस्की ने इस ऑफर को ठुकरा दिया है। थोड़ा सा अगर पस मंजर इसका देखें तो अभी हालिया जो पेशरफ्त है उसको तवक्को ये की जा रही थी कि ट्रंप और प्यूटन के दरमियान होने वाली अलास्का की जो मुलाकात है उसमें कोई ब्रेक थ्रू हो पाएगा, लेकिन उसमें भी डेडलॉक बरकरार रहा है। फिर उसके बाद यूरोपीय ममालिक के सरबराह, जिसमें 5 यूरोपीय ममालिक हैं, नेटो ममालिक थे, और ज़ेलेंस्की के हमरा वो व्हाइट हाउस गए। वहाँ पर भी जो मुलाकात हुई उसके अंदर 20% छोटा नक्शा पेश किया गया है ट्रंप की तरफ से कि शायद वो कायल कर पाएँ, लेकिन अभी तक जो पेशरफ्त है वो मुमकिन नहीं हो पा रही। ज़ेलेंस्की की तरफ से प्यूटन से मुलाकात का जो मॉस्को के अंदर जाने का प्लान था या ऑफर थी उसे भी ठुकरा दिया गया है। तो अब क्या कोई थर्ड वेन्यू सामने आता है, किसी न्यूट्रल मकाम पे इसे यकीनी बनाया जाता है। साथ में नाज़रीन, जो गजा की सीज फायर का मामला है उसमें 60 दिन की सीज फायर की पेशकश के ऊपर मस्बत जवाब दिया था हमास ने, लेकिन अभी डेडलॉक की सी सूरत हाल है। इजराइल की तरफ से, इजरायली हुकूमत की तरफ से कोई मस्बत जवाब सामने नहीं आया। पहले इन्हीं की तरफ से ऑफर की गई और कहा गया कि जी कुछ कैदियों को छोड़ा जाए, जिसमें 10 बताए गए थे कि 10 कैदियों को हमास रिलीज करेगा। इसी तरह से लगभग 150 से 200 के करीब फ़लस्तीनियों को इजराइल रिहा करेगा। इसी तरह कुछ डेड बॉडीज़ का तबादला भी होना था दोनों तरफ से। लेकिन अब यह खबर आ रही है कि हमास के पॉजिटिव रिस्पांस के बावजूद इजराइल की तरफ से हटदर्मी का मुजाहरा किया जा रहा है और वो कह रहे हैं कि अब मामला 10 कैदियों की रिहाई का नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कि जितने भी कैदी हमास के पास मौजूद हैं इजराइल के, उन्हें रिहा करना होगा अगर वो मुस्तकिल सीज़ फायर या जंगबंदी चाहते हैं। तो अब देखते हैं कि इसके ऊपर हमास का रद्द-ए-अमल क्या आता है, क्योंकि इस तरह के बयान के बाद, इस तरह की डिमांड के बाद लगता ही है कि अभी फौरी तौर पे जंगबंदी मुमकिन नहीं हो पाएगी। और पहले ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मामला नेतन्याहू के ऊपर छोड़ा गया है। नेतन्याहू के ऊपर दबाव बहुत ज़्यादा है। उनकी अपनी मजहबी जमातें उनका साथ छोड़कर जा रही हैं। हज़ारों की तादाद में लोग बाहर निकल रहे हैं। जो लोग कैद हैं हमास के पास हैं, उनके लवाहिकीन की तरफ से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। पूरी दुनिया, ख़ासतौर पर मगरबी दुनिया की तरफ से मुतालबा शिद्दत इख्तियार कर रहा है कि अब इस जेनोसाइड को, नस्ल कुशी को रोका जाए, क्योंकि ये जंग नहीं है, ये यकतरफा कार्रवाई है, ये यकतरफा नस्ल कुशी है इजराइल की तरफ से फ़लस्तीनियों की, गजा के रहने वालों की। और अब दुनिया भर से इसके खिलाफ आवाज़ उठ रही है। लेकिन नेतन्याहू को पता है कि जिस दिन वो इक़्तिदार से हटा, उसका जो आखिरी मंजिल है वो फांसी का फंदा होगा और वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए इस जंग को जारी रखे हुए है। ग्रेटर इसराइल के जो मंसूबा है उसको पाए तकमील तक पहुँचाने के लिए अपने जंगी जराइम को तकवीत
तरबियत देने के लिए वो सीज़ फायर पर अभी तक रजामंद नहीं हो रहा। अभी तक की सूरत हाल ये आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।